हे गाइस, होप यू डूइंग गुड। वेलकम बैक टू बीटीसी कोटा। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे फ्रांस से इंस्पायर होकर जर्मनी के नेशनल असेंबली के लोग 1848 में 18 मई को फ्रैंकफर्ट सिटी के अंदर सेंट पॉल चर्च के अंदर गैदर होते हैं और प्रशिया का जो किंग था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ उसको ऑफर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क स्टैब्लिश करने के लिए, क्राउन ऑफर करते हैं उसको। बट वहां पे क्योंकि मोनार्क वो बिल्कुल भी फेवर में नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क के लिए, इसलिए वो उस चीज को अपोज कर देते हैं, मीटिंग डिसबैंड हो जाती है। बट जर्मनी का आगे और क्या हुआ, लाइक जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, ठीक है, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, द मेकिंग ऑफ जर्मनी। अब तक आपने नोटिस किया होगा कि जितनी बार भी यूनिफिकेशन की बात की गई थी यूरोप की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, वो वहां पर जो लिबरल लोग थे, जो वहां पे सिटीजन क्राउड था, लिबरल लोग हो गए या मिडिल क्लास लोग हो गए या लोअर मिडिल क्लास लोग हो गए, ठीक है, इन लोगों ने डिमांड रखी थी। बट अब आगे आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल आएंगे, कुछ ऐसी कंट्रीज के एग्जाम्पल आएंगे जहां पे यूनिफिकेशन का जो काम है वो मोनार्क ने किया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मोनार्क ने क्यों किया है। सो इसके पीछे रीजन ये है कि अब मोनार्क को, बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनके मोनार्क को ये बात समझ में आ चुकी थी कि उनके सामने अब जो क्राउड है उनको संभालना या उनको अब रोकना, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेशन बनाने से रोकना, ये बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि फ्रांस ने इतना ज्यादा स्पार्क छोड़ दिया था पूरे यूरोप के अंदर कि यूरोप में जगह जगह लोग अपोज कर रहे थे और अपने मोनार्क से ऐसे पॉलिटिकल अरेंजमेंट को स्टैब्लिश करने की डिमांड कर रहे थे जिसमें सिटीजन के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पावर हो। इसीलिए हम देखेंगे जर्मनी और इटली के अंदर जो यूनिफिकेशन हुआ है वो खुद वहां के मोनार्क ने किया है। हालांकि जर्मनी के अंदर से पूरी तरीके से जो मोनार्क खत्म हुआ है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ है, जब वीमर रिपब्लिक को स्टैब्लिश किया था, जैसा कि हमने क्लास 9 में पढ़ा है। इससे पहले मोनार्क सिस्टम ही रहा है, लेकिन हाँ, यहाँ के सिटीजन को पहले से ज्यादा पावर मिलने लगी थी अब। सो जर्मनी के यूनिफिकेशन में आप दो नाम देखेंगे, एक ऑटो वन बिस्मार्क जो कि चीफ मिनिस्टर थे जर्मनी के उस टाइम, एंड प्रशिया किंग विलियम फर्स्ट। ये विलियम फर्स्ट उन्हीं के ब्रदर हैं। अभी 1848 के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जर्मनी के जो नेशनल असेंबली के लोग थे उन्होंने रेवोल्यूशन किया था। सो उस टाइम मैंने फ्रेडरिक विलियम फोर्थ का नाम सुना था, राइट। सो ये फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के ही फैमिली से हैं, उन्हीं के ब्रदर हैं ये। आगे चल के यही एक यूनिफाइड जर्मनी के रूलर बनेंगे। सो आइए देखते हैं कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ कैसे। ऑटो वन बिस्मार्क जो कि बहुत ही प्री प्लानिंग करने वाले पर्सन थे, ये ऐसा इंसान थे कि जो कि बहुत आगे तक की प्लानिंग करके रखते थे। इनको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ चुकी थी कि इससे पहले हमारी कंट्री के जो क्राउड है वो हमें ही अपोज करे और हमें यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंक दे, इससे बेटर है कि हम अपनी डिप्लोमेसी के साथ यहाँ के लोगों की विश्वास को जीतें और यहाँ पे अपनी अथॉरिटी को बना के रख सकें। इसके लिए जरूरी है कि अभी जो आजकल जनता विद्रोह कर रही है कि उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, उसको लाइक पावर चाहिए, सो हमें उनको पावर थोड़ी दे देते हैं लेकिन हम चलाएंगे अपने हिसाब से ही। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ऑटो वन बिस्मार्क आगे कोशिश करेंगे बहुत ही कनिंगली, बहुत ही डिप्लोमेसी के साथ लोगों का ट्रस्ट जीतने की, जहां पे वो जनता को ऐसा दिखाएंगे कि उन्होंने एक ऐसे जर्मन का यूनिफिकेशन कर दिया है जहां पे सब लोग यूनाइट है। लेकिन कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर अभी भी ऑटो वन बिस्मार्क का ही हंटर चलेगा, मतलब उन्हीं का डोमिनेंट रहेगा। बेशक वहां पे अच्छी खासी पार्लियामेंट बना दी जाएगी, नेशनल असेंबली के लोगों को अच्छी पावर दे दी जाएंगी और इलेक्टेड बॉडी भी बन जाएगी लेजिस्लेचर, लेकिन फाइनली जो कंट्रोल रहेगा वो ऑटो वन बिस्मार्क का ही रहेगा। ये ऑटो वन बिस्मार्क की पूरी प्लानिंग थी। लेकिन जर्मनी को यूनिफाइड करना वाज नॉट इजी टास्क। सो ये कैसे पॉसिबल हुआ, आइए इसको देखते हैं। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे 1815 के बाद ये पूरा वो एरिया था जो कि कुछ एरियाज में जर्मनी का था एंड कुछ एरिया प्रशिया को दे दिया गया था, वो एरिया है ये, राइट। इसमें आप नोटिस करेंगे नॉर्थ में डेनमार्क के नीचे वाला जो एरिया था ये डेनमार्क के रूलर के अंदर आता था। यहाँ पर बेशक ही डेनमार्क के रूलर के अंदर आता था लेकिन यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी। एंड कुछ एरिया फ्रांस के बॉर्डर के पास था एंड कुछ बहुत ज्यादा एरिया ऑस्ट्रिया के बॉर्डर के साथ अटैच था। मतलब ये एरिया ऑस्ट्रिया के रूलर के थ्रू कंट्रोल किया जाता था एंड ये एरिया फ्रांस के रूलर के थ्रू कंट्रोल किया जाता था। अब ऐसे में ये सारा का सारा एरिया यूनिफाइड करना और इस पूरे जर्मन को यूनिफाइड करना ये इतना आसान नहीं था। बट ऑटो वन बिस्मार्क ने इसको करके दिखाया। ऑटो वन बिस्मार्क ने जो पॉलिसी फॉलो की थी उसको ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में या फिर एनटीएससी में कि जो ऑटो वन बिस्मार्क थे उन्होंने कौन सी पॉलिसी को फॉलो किया था, तो उन्होंने फॉलो किया था ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन का मतलब होता है तलवार और खून, मतलब युद्ध, वॉर।
वॉर वाली पॉलिसी को इन्होंने फॉलो किया था, जिसके हिसाब से इनका ये मानना था कि जब भी हमें कोई टेरिटरी हथियानी होती है या उस पे काबू करना होता है, तो हमें वॉर से अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं है। लेकिन वॉर करने के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा। तो ऐसे में ऑटो वन बिस्मार्क ने प्रशिया के जो जंकर्स थे, जंकर्स कौन होते हैं? जंकर्स एक्चुअली लैंड ओनर्स होते हैं, ठीक है? सो जंकर्स लोगों से पैसा लिया ताकि वॉर में उसको यूज किया जा सके। सो 7 ईयर का वॉर किया गया था 3 कंट्रीज के साथ, डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। डेनमार्क के साथ वॉर करना और इनसे ये एरिया लेना, ये इतना डिफिकल्ट साबित नहीं हुआ, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं देने पड़े। बट अब सामने थी 2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। फ्रांस ऑस्ट्रिया के साथ, दोनों के साथ लड़ने के लिए प्रशिया के पास ना तो इतने हथियार थे, ना इतने सैनिक थे। तो यहाँ पे आता है दिमाग, किसका? ऑटो वन बिस्मार्क का, क्योंकि जहां पे बल काम नहीं करता वहां बुद्धि काम करती है। तो ऑटो वन बिस्मार्क ने फ्रांस के सामने ये ऑफर रखा कि अगर आप हमारी हेल्प करेंगे ऑस्ट्रिया के साथ वॉर करने में, जिससे कि हमें आगे चल के ये जर्मन लैंग्वेज वाला, ये जर्मन कल्चर वाला एरिया हम अपने साथ जुड़ जाएगा, हमारे साथ जोड़ लेंगे हम, तो हम भी आपको ये एरिया जो डिस्प्यूटेड रहता है, इसको हम आपको दे देंगे। और फ्रांस यहाँ पे तैयार हो जाता है वॉर करने के लिए ऑस्ट्रिया के साथ, किसके कहने पर? जर्मनी के कहने पर। तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है अब ऑस्ट्रिया के साथ वॉर की। बट यहाँ पे फ्रांस अभी फ्रंट में रहेगा और प्रशिया रूलर पीछे रहेगा, बैक में रहेगा, ठीक है? एंड प्रशिया को फाइनली ऑस्ट्रिया का जो ऑक्यूपाइड एरिया होता है, ये इसको इन्वेट कर लेते हैं और ये हिस्सा जोड़ दिया जाता है जर्मनी के साथ। मतलब अब काफी हद तक एरिया जर्मनी के साथ यूनिफाइड हो चुका है। अब जब फ्रांस इस बात को प्रशिया के रूलर से रखता है, ऑटो वन बिस्मार्क से रखता है कि ये एरिया जो हमारी बात हुई थी उसके हिसाब से हमारा है, सो ऑटो वन बिस्मार्क यहाँ पे साफ मुकर जाता है और इस एरिया को लड़ने के लिए अब प्रशिया के जो रूलर हैं और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क, वो वॉर लॉन्च करता है किसके अगेंस्ट में? फ्रांस के अगेंस्ट में। क्योंकि ये एक प्लानिंग थी, क्योंकि उस टाइम ऑस्ट्रिया से, फ्रांस से, दोनों से एक लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड हथियार, लिमिटेड सैनिकों के साथ लड़ाई करना इजी नहीं था और ऐसे तो प्रशिया कभी जीत ही नहीं पाता। इसलिए पूरी प्लानिंग थी कि फ्रांस को ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाकर फ्रांस को कर देंगे आर्मी वाइज वीक, क्योंकि काफी सारे सैनिक फ्रांस के ऑस्ट्रिया के साथ वॉर करते टाइम मर जाएंगे और हथियार भी काफी सारे यूज हो जाएंगे। तो इस वजह से फ्रांस हो जाएगा आर्मी वाइज वीक और ऐसे में बाद में अटैक किया जाएगा फ्रांस के ऊपर और यहाँ पे फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया जाता है और ये एरिया भी जोड़ लिया जाता है। सो फाइनली 1871 में जनवरी के मंथ में प्रशिया के जो किंग बनते हैं विलियम फर्स्ट बन जाते हैं और जर्मनी का इस तरीके से यूनिफिकेशन होता है। सो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि प्रशिया के किंग विलियम फर्स्ट, जिन्होंने यूनिफिकेशन कर लिया है जर्मनी का और अपने आप को जो प्रोक्लेम करा है एम्परर जर्मन का, वो वर्सिलिस में किया है। और हमें अच्छे से पता है वर्सिलिस कहाँ पर है? फ्रांस के अंदर है। ये वर्सिलिस के अंदर क्यों किया गया? क्योंकि आखिरी लड़ाई जो लड़ी गई थी फ्रांस के साथ लड़ी गई थी, 1 साल की, 1870 से लेकर 71 तक। सो ये था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रशिया के जो नए नए किंग बने हैं विलियम फर्स्ट, वो अपने आप को कैसे प्रोक्लेम कर रहे हैं वर्सिलिस के अंदर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का यूनिफिकेशन भी मोनार्की थ्रू ही हुआ था। सो ये यूनिफिकेशन कैसे हुआ था, इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।